नमस्कार। आज हम खंगाल रहे हैं धन बनाने के कुछ दिलचस्प तरीकों को। ये तरीके बताए गए हैं थॉमस स्टेनली और विलियम डैंको की काफी मशहूर किताब द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर में। हमारे पास इसके कई विश्लेषण हैं और हम देखेंगे कि असल में करोड़पति कौन होते हैं, उनकी आदतें क्या हैं और कैसे ये हमारी आम सोच से बिल्कुल अलग है। सबसे हैरान करने वाली बात, दौलत का ऊंची आमदनी से उतना लेना देना नहीं जितना रोज के व्यवहार से है। ज्यादातर करोड़पति तो बहुत ही सादा जीवन जीते हैं। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले वो छवि तोड़ते हैं जो हमारे दिमाग में है करोड़पतियों की। असली करोड़पति वो दिखावा नहीं करते, बिल्कुल नहीं। वे अक्सर साधारण घरों में रहते हैं और महंगी गाड़ियों की जगह सालों पुरानी भरोसेमंद गाड़ियां चलाते हैं। हाँ, जैसे टोयोटा या फोर्ड, इस तरह के। सही। और सच तो ये है कि इनमें से क्या कहते हैं लगभग 80% अपनी मेहनत से बने हैं। जी हाँ, स्वनिर्मित। और अक्सर साधारण व्यवसायों में प्लम्बर, ठेकेदार, छोटे व्यापारी। बिल्कुल, ये उन लोगों से एकदम अलग है जिन्हें किताब बिग हैट नो कैटल कहती है। हाँ, वो UAWS, अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। हाँ, मतलब जो कमाते तो शायद ज्यादा हैं, अमीर दिखते भी हैं, पर असल में कर्ज में डूबे हो सकते हैं। हाँ, और ये जो असली करोड़पति हैं, इनकी दौलत का राज कुछ बुनियादी आदतों में छिपा है। पहली और शायद सबसे अहम, मितव्ययिता, फ्रुगैलिटी जिसे कहते हैं। अच्छा, मतलब कंजूसी? नहीं, कंजूसी नहीं, ये पैसे की बर्बादी से नफरत है, समझदारी है। किताब में उदाहरण है कि कैसे वो शायद $20 के जूते सालों पहन ले या रोलेक्स की जगह $50 की कैसियो से काम चला लें। ओह, वो पैसे के मूल्य को समझते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उन्हें अच्छी चीजें पसंद ही नहीं, या बस उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं? बिल्कुल सही सवाल। बात पसंद की नहीं, प्राथमिकता की है। उनकी पहली प्राथमिकता वित्तीय सुरक्षा है, न कि महंगी चीजों का दिखावा। और इसी सोच से जुड़ी है दूसरी आदत, बजट बनाना और योजना बनाना। वे अपने खर्चों पर पैनी नजर रखते हैं। कई बार YNAB जैसे एप्स भी इस्तेमाल करते हैं। हाँ, मैंने सुना इसके बारे में। ये हर रुपये का हिसाब रखने में मदद करते हैं और वे अपनी आय का 20% या उससे भी ज्यादा बचाते हैं। 20%? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, जबकि औसत अमेरिकी तो शायद 5% भी नहीं बचा पाता। फिर तीसरी आदत है लगातार निवेश करना। वो अपना पैसा संपत्ति बनाने वाली चीजों में लगाते हैं, जैसे स्टॉक, इंडेक्स फंड्स, रियल एस्टेट या अपना खुद का व्यवसाय। देनदारियों में नहीं, जैसे महंगी कारें। बिल्कुल, वो महंगी कार जैसी देनदारियों से बचते हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, मतलब आमदनी बढ़ने पर खर्चे बढ़ाने के जाल में नहीं फंसते। और चौथी अहम आदत है कर्ज से दूरी, खासकर उपभोग वाले कर्ज से। मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह? हाँ, या महंगी गाड़ी के लिए लोन। वो अच्छा कर्ज और बुरा कर्ज का फर्क समझते हैं। ये आदतें यूं ही नहीं बनती हैं, है ना? इनके पीछे एक खास तरह की सोच, एक मानसिकता काम करती होगी। बिल्कुल, लंबी अवधि की सोच, लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वो आज के छोटे मोटे सुख के बजाय भविष्य की वित्तीय आजादी को ज्यादा महत्व देते हैं। सही। और करियर का चुनाव, वो भी जरूरी है। हाँ, बहुत। कई बार अपना व्यवसाय या स्वरोजगार ऊंची तनख्वाह वाली नौकरी से भी ज्यादा संपत्ति बना देता है। किताब में शायद एक इलेक्ट्रिशियन और कॉर्पोरेट VP का उदाहरण भी है। अच्छा। हाँ, कि कैसे कम खर्चे वाला सफल इलेक्ट्रिशियन ज्यादा कमाने वाले VP से ज्यादा अमीर हो सकता है। और हाँ, जीवन साथी का चुनाव, वो भी तो अहम होगा। बहुत ज्यादा। अगर आपका साथी भी पैसे को लेकर समझदार और मितव्ययी है तो ये सफर बहुत आसान हो जाता है। दोनों का एक ही दिशा में सोचना जरूरी है। यहाँ एक और दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे किताब इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर या EOC कहती है। EOC, ये क्या है? ये तब होता है जब माँ बाप अपने वयस्क बच्चों की जरूरत से ज्यादा आर्थिक मदद करते हैं। ओ, जैसे आजकल बहुत होता है, शायद पैसे कमाने और संभालने की क्षमता को कमजोर कर देता है। मतलब वो निर्भर हो जाते हैं। बिल्कुल, निर्भरता पैदा करता है, उन्हें पैसे का मैनेजमेंट सीखने से रोकता है। किताब में उदाहरण है 30 साल के बेटे के लिए BMW खरीदना। इससे उसे आर्थिक अनुशासन सीखने का मौका ही नहीं मिलता। संदेश साफ है, बच्चों को आर्थिक अनुशासन सिखाएं, खैरात नहीं। उनकी शिक्षा पर निवेश करें, महंगी कारों या किराए पर नहीं। तो ये सब जानना जरूरी क्यों है? मेरे ख्याल से इसलिए क्योंकि ये धन निर्माण के विचार को सबके लिए संभव बनाता है। हाँ, मतलब ये सिर्फ किस्मत या बहुत ज्यादा कमाई की बात नहीं है। सही,
ये दिखाता है कि अमीर बनना काफी हद तक अनुशासित व्यवहार और सही आदतों का नतीजा है। कोई भी इन सिद्धांतों को अपना सकता है ना। बिल्कुल। और इसे हम अपने आसपास भी देख सकते हैं छोटे छोटे तरीकों से। जैसे कोई अपनी महंगी घड़ी बेचकर साधारण कैसियो ले ले और बचा पैसा निवेश कर दे। हाँ, या कोई बजटिंग ऐप इस्तेमाल करके फिजूल खर्ची बंद करे और बचत बढ़ाए। बिल्कुल मुमकिन है। या फिर पुरानी भरोसेमंद कार खरीद कर जो पैसे बचते हैं उन्हें इंडेक्स फंड में लगा दे। ये सब इसी किताब के सिद्धांत है असल जिंदगी में। तो कुल मिलाकर जो सार निकलता है वो ये है कि असली करोड़पति मितव्ययी होते हैं, अनुशासित होते हैं, अपनी कमाई से कम में जीते हैं। हाँ, और सामाजिक दिखावे पर नहीं बल्कि वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान देते हैं। एकदम सही। दौलत उनके व्यवहार का, उनकी आदतों का ही नतीजा है। और हाँ, अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं। ये किताब बचत और मितव्ययिता पर बहुत जोर देती है और ये उस समय लिखी गई थी जब आज के फायर मूवमेंट या इंडेक्स फंड जैसे निवेश के तरीके इतने आम नहीं थे। सही बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या ये आधुनिक तरीके स्टेनली और डैंको के बताए रास्ते को और तेज कर सकते हैं, या शायद कुछ नई बातें सामने लाते हैं। हाँ, या शायद कुछ ऐसी नई परतें खोलते हैं जिनका जिक्र उस किताब में नहीं मिलता। ये आगे सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल है।